हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो सीरीज़ में जो हम बिजनेस स्टडीज़ यानी व्यापार अध्ययन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 11 क्लास 11th के लिए चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। इसका आज हम सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए इसमें चैप्टर में बेसिकली क्या है। हम पहले यहाँ तक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। 1.5 से हम करेंगे भारतीय उपमहाद्वीपों की विश्व अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति थी, कि मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में उसमें क्या उसकी पोजीशन थी, उसके बारे में है। पहली और 17वीं शताब्दी के बीच भारतवर्ष के प्राचीन और मध्यकालीन दुनिया की लगभग 1/3 या 1/4 दौलत को नियंत्रण करने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई थी। मतलब बहुत बड़ी स्टेट में थी वो। मेगस्थनीज, फान और ये हिंगस्टार और अलबरुद्दीन 11वीं शताब्दी के जो थे, और ये सब जो नाम दिए हुए हैं इनको, और अन्य लोग जो विभिन्न अंतरालों पर आए, जिन्होंने देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक संरचना समृद्धि की बात की। इन सब की उन्होंने बात भी करी और अपने लेखन में, अपने मतलब जो राइटिंग वगैरह वो लिखा करते थे उसमें स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप कहा, मतलब गोल्डन कहा उन चीज़ों को। पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समृद्धि का स्वर्णिम युग माना जाता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हुआ और इसी ने यूरोपियों की खोज की महान यात्रा हेतु प्रेरित किया कि यूरोपियों इसी खोज की कर सकते हैं। प्रारंभ में वे लूटने के लिए आए थे, किंतु शीघ्र ही उन्हें सोना और चांदी के बदले व्यापार के पुरस्कार का एहसास हुआ कि वे व्यापार भी कर सकते हैं। बढ़ते वाणिज्यिक क्षेत्र के बावजूद यह स्पष्ट है कि 18वीं शती का भारत प्रौद्योगिकी, नवाचार मतलब नई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और विचारों में पश्चिमी युगों के पीछे था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिन्होंने अंग्रेज आए थे, इन्होंने हमारे यहाँ पे जाकर हमें गुलामी का सामना करना पड़ा था, उनकी बात हो रही ईस्ट इंडिया कंपनी की, के बढ़ते नियंत्रण से आज़ादी में कमी आई और कोई कृषि और वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई। मतलब वो सिर्फ अपना फ़ायदा चाह रहे थे, देश का भला नहीं चाह रहे थे। जनसंख्या में वृद्धि होती गई, शिक्षा की आम जन तक पहुँच सीमित हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मानवीय कौशल के स्थान पर मशीनों के प्राथमिकता ने मिलकर भारत को होना चाहिए, भारत को एक ऐसा देश बना दिया है जो समृद्ध था, किंतु इसके निवासी गरीब थे। मतलब सब चीज़ें डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन उससे जो सिटीजन्स थे, जो इंडिया के सिटीजन्स थे, नागरिक थे, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शाही साम्राज्य का उत्थान प्रारंभ हो गया था। वहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियमों के अधीन प्रांतों द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग भारतीय कच्चे माल, मसालों और वस्तुओं को खरीदने में किया। मतलब वहाँ से जो उन्होंने पैसा कमाया, उनसे इन्हीं के माल को खरीदने लग गए। अतः विदेशी व्यापार से होने वाले सोने, चांदी और बहुमूल्य धातुओं का सतत प्रवाह रुक गया। ये तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बदल गई। जो तैयार माल का निर्यातक था, जो बाहर भेजा करता था, अब वह कच्चे माल का निर्यातक और विनिर्मित माल का खरीदार बन गया। मतलब वो क्या करते थे, कच्चा माल यहाँ से ले जाया करते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल को यहाँ पर लाके बेचा करते थे। इस तरीके से वो अपनी कमाई कर रहे थे। भारत में पुनरुद्योगीकरण कब हुआ? देखिए, आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और भारत ने केंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत की गई। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की गई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1952 में आई थी, 5 ईयर प्लान जिसे कहते हैं। योजनाओं में आधुनिक उद्योगों, आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक संरक्षणों, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों की स्थापना को महत्व दिया गया, जो अंग्रेजी टाइम में नहीं हो रहा था। इन प्रयासों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित नहीं हो सकी। पूंजी विनिर्माण में कमी हुई, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, रक्षा में भारी व्यय होता रहा क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हम पे हमला ज़्यादा करने वाले थे। अपर्याप्त बुनियादी संरचना इसके प्रमुख कारण थे। परिणाम स्वरूप भारत विदेशी स्रोतों से उधार लेने का अत्यधिक निर्भर हो गया। मतलब बाहर से वो ज़्यादा उधार लेने लग गया और उसी पर डिपेंड होने लग गया। और अंत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण पर सहमति हुई, जिसके बाद भारत में काफ़ी सुधार हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और एक पसंदीदा प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय निवेश का गंतव्य है। आजकल लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विदेशी निवेश भी कर रहे हैं। आय भी बढ़ रही है, बचत निवेश के अवसर, घरेलू खपत में बढ़ोतरी हो रही है। युवा जनसंख्या मिलकर आने वाले
दशकों में विकास को सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मानना है। उच्च विकास क्षेत्र की पहचान की गई है जो कि भारतवर्ष में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भारत सरकार का हाल की पहलों जैसे हमने देखो पहले देखा है कि आज के टाइम में इंडिया ने बहुत सारे स्कीम चलाई है, उनके नाम लिए गए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, कौशल भारत जैसे हम कहते हैं हिंदी में, डिजिटल इंडिया, और भारत की नवनिर्मित विदेश व्यापार नीति जो 2015 से लेकर 20 के बीच बनाई गई है, से भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्यात व आयात और व्यापार संतुलन के मामले में मदद मिलने की भारी उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 1850 के बाद भारतीय उद्यमियों ने अपनी आधुनिक कपड़ा मिलों की स्थापना प्रारंभ की और धीरे धीरे घरेलू बाजार को पुनर्गठन करना शुरू कर दिया था। फिर 1896 में भारतीय मिल कपड़ा उद्योग के 8% की पूर्ति करते थे। 1913 में 20% और 1936 में ये 62% और 1945 में ये 76% रह गया। इस प्रकार 1913 से 38 के बीच भारतीय निर्यातकों का उत्पादन 5.6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा था, जो वैश्विक प्रतिशत 3.3 से अधिक था काफ़ी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1920 के दशक में टैरिफ संरक्षण प्रदान किया, जिससे उद्यमियों को विस्तार और विविधता लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ऐसा किया था, एक अच्छा काम। 1947 के बाद में जब आज़ादी मिली के समय भारतीय उद्यमी काफ़ी मजबूत थे और जाने वाले अंग्रेज़ों के कारोबार को खरीदने की स्थिति में थे। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों का हिस्सा 1993 में 3.8 से बढ़कर 1947 में 7.5 हो गया था, अर्थात 2 गुना हो गया। और निर्यात के विनिर्माणों की हिस्सेदारी 1913 और 1947 के वर्षों में क्रमशः 22.4 से बढ़कर 30% तक हो गई थी। ये सब आंकड़े यहाँ से लिए गए इन्होंने। अब देखिए एक इसमें नया कंसेप्ट है, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको आएगा, हिस्ट्री से हट के वो आज के टाइम की ज़्यादा बात करेंगे, एक्चुअल रियलिटी की बात करेंगे। देखिए इसलिए चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये बात हो रही है प्राकृतिक व्यापार की प्रकृति और अवधारणा की। व्यापार की अवधारणा देखिए क्या कहते हैं। व्यापार शब्द की व्युत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, मतलब कि आपको बिजी रहना है, उसी को व्यापार कहते हैं। अतः व्यवसाय का अर्थ है व्यस्त रहना, तथापि विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभ अर्जन मतलब प्रॉफिट अर्निंग होना जरूरी है, हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में नियमित रूप से मतलब रेगुलरली संलग्न जुड़ा रहता है। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं का उत्पादन करना, क्रय विक्रय करना, खरीदना बेचना यानी कि, या विनिमय एक्सचेंज करना और वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे कि ये क्रियाएं विशिष्ट रूप से 2 समूहों में वर्गीकृत की जा सकती है। कैसे? एक तो आर्थिक और एक अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन यापन मतलब अपनी लाइफ चलाने के लिए धन कमाते हैं। ठीक है, मेन प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन मोटिव रहता है। जबकि अनार्थिक क्रियाएं प्रेमवश, सहानुभूति मतलब सोशल वर्क जैसे हम कह सकते हैं, भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में काम करना, एक प्रबंधक द्वारा अपने कार्यालय में काम करना तथा एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन कार्य कराना, ये सब उदाहरण इसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें जीवन उत्पादन के लिए कार्य करते हैं। अतः ये सभी आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। दूसरी ओर एक अगर मतलब गृहिणी, एक महिला अपने परिवार के लिए खाना बना रही है या एक वृद्ध को कोई बच्चा सड़क पार करा रहा है, तो एक अनार्थिक कार्य है जिसमें क्योंकि ये क्रियाएं या तो प्रेमवश की जा रही है या सहानुभूति के लिए की जा रही है, ये प्रॉफिट के लिए या धन कमाने के लिए नहीं की जा रही। अब देखिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट इन्होंने दिया है कि आर्थिक क्रियाओं को भी आगे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जैसे कि व्यवसाय, धंधा और रोजगार। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय तथा सेवाओं के आदान प्रदान का सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके धन कमाना भी होता है। व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं देखो कौन कौन सी होती हैं। इसमें देखिए यह एक आर्थिक क्रिया है, मतलब कि व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रेमवश जो किया जाता है वो व्यवसाय नहीं माना जाता।
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति, ये भी इसमें मेन काम होता है। वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए सुलभ मतलब कि अवेलेबल कराना से पूर्व व्यवसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है या इनका क्रय किया जाता है, या तो खरीदेंगे या तो खुद बनाएंगे। अतः प्रत्येक व्यवसायिक इकाई जिस वस्तुओं में व्यापार करती है या तो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं से प्राप्त करती है, उत्पादकों से प्राप्त करती है, मतलब जिन्होंने बनाया उनसे लेती है ताकि आगे वो बेच सके। वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती है, जैसे प्रतिदिन में काम आने वाली चीनी, पेन, नोटबुक, पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीन, फर्नीचर, जो आप डेली यूज़ तो करते हो लेकिन एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होती, सालों साल चलती हैं। सेवाओं में जैसे यातायात का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, आपका बैंकिंग और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति वगैरह का सम्मिलित किया जाता है, जो उपभोक्ताओं को सुविधाओं के रूप में सुलभ कराई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय सम्मिलित होता है। बिल्कुल ठीक बात है। यदि वस्तुओं या उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को व्यावसायिक क्रिया नहीं माना जाता। मतलब उसने अपने ही इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ को ले आया, उसको यूज़ कर लिया, तो वो व्यवसाय नहीं माना जाएगा। व्यावसायिक मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी, बिजनेस की एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। जैसे कि घर में परिवार सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसाय नहीं है, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में जाके अन्य व्यक्तियों के लिए बेचने के लिए भोजन पकाना एक व्यवसाय है। इस प्रकार व्यवसाय की एक आवश्यक विशेषता है कि वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय होना ज़रूरी है, अपने लिए पर्सनल यूज़ नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए, यानी कि एक दिन करके छोड़ दिया। व्यवसाय की एक विशेषता यह है कि इसमें नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है। एक बार का क्रय या विक्रय साधारण व्यवसाय में नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए यदि कोई मान लो किसी एक बंदे के पास, किसी पर्सन्स के पास, किसी एक व्यक्ति के पास घरेलू रेडियो चाहे लाभ पर ही बेचे, मगर यह व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि वह अपनी दुकान पर या घर से नियमित रूप से रेडियो बेचता है तो यह एक व्यवसायिक क्रिया कहलाई जाएगी। लाभ अर्जन तो बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया लाभ के रूप में आय अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। बिना लाभ कमाने की में कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक कार्यरत नहीं रह सकता। कितने टाइम तक चला लोगे बिना प्रॉफिट के, ठीक है। इसलिए व्यवसाय करता विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतर लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। ऑब्वियसली हर कोई करेगा ये। प्रतिफल की अनिश्चितता मतलब प्रतिफल यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो ये आपको फिक्स नहीं है, हो सकता ना हो। प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य व्यावसायिक क्रियाओं के संरचना से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता, मतलब कि स्थिर नहीं है, हो सकता है लाभ हो सकता है लाभ ना हो निश्चित समय में, ठीक है। प्रत्येक व्यवसाय में परिचालन हेतु कुछ धन या पूंजी का विनियोग तो करना ही पड़ेगा। बिना धन या बिना निवेश करे तो आप व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर लाभ होने की आशा तो होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि लाभ कितना होगा, बल्कि सतत प्रयासों के बावजूद भी हानि की आशंका सदैव बनी रहती है कि हानि भी हो सकती है, भी लॉस भी हो सकता है। जोखिम के तत्व क्या होते हैं? देखिए, जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यावसायिक हानि की ओर अंकित कर दे कि हानि हो सकती है, जिस कारण कुछ प्रतिकूल अथवा अवांछित घटक हो सकते हैं। कौन कौन से घटक? देखिए, जोखिम का संबंध कुछ व्यावसायिक घटनाओं से है, जैसे कि उपभोक्ता की पसंद या फैशन में बदलाव आ गया तो वो आपका सामान बिक ही नहीं रहा, उत्पादन गतिविधियों में परिवर्तन आ गया, कार्यस्थल पर हड़ताल हो गई या तालेबंदी हो गई, बाजार प्रतिस्पर्धा हो गई, कंपटीशन आ गया बहुत ज़्यादा, आग चोरी की दुर्घटनाएं होगी जो प्राकृतिक आपदाओं में शामिल होती हैं। कोई भी व्यवसाय जोखिमों से अछूता नहीं है, जोखिम हमेशा बना रहता है। अब देखिए, यहाँ इस बॉक्स में अच्छा कंसेप्ट दिया गया है कि उद्यम स्तर पर व्यावसायिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं। देखिए, व्यवसाय के संरचना हेतु उद्यम 4 प्रमुख प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि वित्त व्यवस्था हो गई, उत्पादन हो गया, विपणन हो गया, ये मानव संसाधन प्रबंधन। देखिए, वित्त व्यवस्था का संबंध व्यवसाय के संचालन के लिए वित्त जुटाने मतलब लोन इकट्ठा करने तथा उसका सही उपयोग करने से है। उत्पादन का अर्थ कच्चे माल को
फिनिश गुड्स में यानी कि निर्मित माल में परिवर्तित करना होता है। विपणन का मतलब होता है संपूर्ण क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान, मतलब आपने बनाने के बाद उसको बेचोगे तो सही, कहीं ना कहीं ले जाओगे, ठीक है। उत्पादक से उन व्यक्तियों तक उस स्थान व समय पर तथा उस कीमत पर उपलब्ध कराने से, उपलब्ध कराने मतलब उसको अवेलेबल कराने से है कि हाँ ये बनाने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो वे चुकाने को तैयार हो एवं जिन्हें उनकी आवश्यकता हो वही लोग खरीदेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन उद्यम में विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का कौशल रखने वाले व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, कि मतलब ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे कि ह्यूमंस की अवेलेबिलिटी कराना। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है आपके 11th क्लास में कि व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है, इनकी तुलना करना है। देखिए करते हैं पॉइंट्स के हिसाब से। स्थापना की विधि, उद्यमी का निर्णय या तथा अन्य कानूनी अनौपचारिकताएं आदि आवश्यक होती हैं। इसमें किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र इसमें पेशे में होना जरूरी है। कोई मतलब रोजगार कर रहा है, अपना कोई जॉब कर रहा है तो, और रोजगार नियुक्ति पत्र होना जरूरी है तथा सेवाएं समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट। कार्य की प्रकृति, जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता, ये सबसे बड़ी जरूरी है। व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है वो, और सेवा समझौता एवं सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करता है वो। योग्यता, इसमें कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता, निपुणता आदि होना आवश्यक है, वहीं पर होना जरूरी है। इसमें नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण वो खुद करता है। प्रतिफल, इसमें लाभ अर्जित होता है, इसमें फीस मिलती है और इसमें वेतन या मजदूरी मिलती है, नाम अलग अलग है इनके। पूंजी निवेश, व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी का निवेश तो करना पड़ेगा, बिना पूंजी का व्यवसाय तो नहीं हो सकता। स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें, इसके कंपैरेटिवली, और इसमें कोई पूंजी की जरूरत ही नहीं होती, यहाँ तो आपको जॉब करनी है। नेक्स्ट देखिए जोखिम, लाभ अनिश्चित तथा अनियमित जोखिम सदैव बना रहता है। फीस नियमित एवं निश्चित, कोई इसमें जोखिम नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत जोखिम माना जाएगा लेकिन आपका एक नियमित रहेगा, निश्चित रहेगा। इसमें निश्चित तथा नियमित वेतन मिलेगा, कोई जोखिम होता ही नहीं। कंपनी का कुछ भी हो, आपका तो सैलरी मिलेगा, वो आपका हक है। हित स्थानांतरण, कुछ औपचारिकताओं के साथ आप हित को स्थानांतरण कर सकते हो, अपना पक्ष किसी और को दे सकते हो, अपना बेनिफिट किसी और को दे सकते हो, ठीक है। जो आपके अंडर कंपनी है उसको कोई और ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें कोई संभव नहीं है ऐसा, इसमें भी कोई संभव नहीं है, जो जॉब कर रहा है वही करेगा। आचार संहिता, कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती। पेशेवर आचार संहिता का पालन करना इसमें ज़रूरी है। व्यवसाय के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित की गई, जिसने व्यवसाय स्टार्ट किया है उसने निर्धारित किया उस नियमों का पालन करना जरूरी होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यापार, व्यवसाय और रोजगार की तुलना, ये आगे भी बताया गया डिटेल में, उस टेबल में हमने देख लिया है। अब देखिए एक पॉइंट इसमें अच्छा बताया गया है कि व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है। देखिए इन्हें दो विस्तृत वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि उद्योग और वाणिज्य। इसी पे आगे पूरा चैप्टर लगभग आपका डिपेंड है। उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं का उत्पादन, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बनाना, उसे उद्योग कहेंगे। वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं के आदान प्रदान, संभरण तथा वितरण को संभव बनाती है। ये सब चीज़ें इसमें जरूरी है, आगे डिटेल में आएगा। इन दो वर्गों के आधार पर हम व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक उद्यम तथा वाणिज्यिक उद्यम की श्रेणी में विभक्त, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए इनको कैसे करेंगे। उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना है, मतलब यूजफुल गुड्स बनाना। उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण यानी कि मशीनों का एवं तकनीकी कौशल यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रयोग होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रिया तथा पशु के प्रजनन एवं पालन से संबंधित, जैसे कि मुर्गी पालन वगैरह होता है, ये सब शामिल है इसमें उद्योग में। व्यापक अर्थों में उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं अथवा संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाई के समूह से है, कि मतलब वो एक ही पर्टिकुलर काम कर रही है, एक समूह बना दिया है। उदाहरण के लिए रुई का अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने को उद्योग माना जाएगा, सभी इकाइयों को उद्योग कहते हैं। इन्हीं के समकक्ष जो साथ चलते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं भी उद्योग कहलाती है, जिसमें बैंकिंग उद्योग भी कह देते हैं हम उसे, बीमा उद्योग भी कह देते हैं। उद्योग
को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब उद्योग को देखो फर्दर 3 में बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए प्राथमिक, पहले प्राथमिक की बात करते हैं। इन उद्योगों में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन, मतलब नेचुरल गुड्स, नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके गुड्स हैं उनको आप ज़मीन से निकाल रहे हो या उनका इस्तेमाल कर रहे हो कहीं पे, एवं उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से है। इन उद्योगों में पुनः कौन कौन से वर्गीकृत किए गए, देखो नीचे दोबारा वर्गीकृत किया गया प्राथमिक उद्योगों को। एक हो गया आपका निष्कर्षण उद्योग। ये उद्योग उत्पादों को प्राथमिक स्रोतों से निष्कर्षित करते हैं, जैसे कि आधारभूत, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति कराते हैं जो प्राय भूमि से प्राप्त किए जाते हैं। इन उद्योगों के उत्पादों को दूसरे विनिर्माणी उद्योगों द्वारा बहुत सी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लो उसने गन्ना उगा दिया तो गन्ने से उन्होंने चीनी बना लिया। मुख्य निष्कर्षित उद्योगों में खेती करना, उत्खनन या फिर इमारती लकड़ी वाला काम भी इसी में आता है, शिकार या मछली पकड़ना आदि भी सम्मिलित होता है। अब देखो एक होता है जननिक उद्योग। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन करना, तो जैसे मुर्गी पालन वगैरह हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मछली पालना, ये सब इसी कैटेगरी में आता है, ताकि इनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। जननिक उद्योग पौधों के प्रजनन के लिए बीज तथा पौधा संवर्धन नर्सरी कंपनियां बनाना इसके विशेष उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन, फार्म मुर्गी पालन, मछली पालन आदि जनिक उद्योगों के अन्य उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग कौन से होते हैं। इसमें देखिए इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब खनन उद्योगों ने सामान निकाल के दे दिया, उसको एज ए रॉ मटेरियल वो आगे यूज़ करते हैं। उन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है या दूसरे उद्योग उनको फर्दर आगे अपनी प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है, तो स्टील निर्माण एक द्वितीयक उद्योग हो गया, क्योंकि हमने कच्चे लोहे से फिर स्टील बना दिया, या माध्यमिक उद्योग भी कहेंगे इसको। माध्यमिक उद्योगों को आगे निम्न श्रेणी में तो आगे भी विभाजित किया गया है किस किस में। विनिर्माण उद्योग, इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है, मतलब कि उनको और यूज़फुल बनाया जाता है। इस प्रकार से ये प्रारूप उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। विनिर्माण उद्योगों को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर निम्न 4 देखो उनको फिर 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक हो गया विश्लेषणात्मक उद्योग। ये उद्योग एक ही उत्पादन के विश्लेषण एवं पृथक्करण द्वारा, मतलब इसको अलग अलग करके तत्वों को उत्पादित करते हैं, जैसे कि तेल शोधन कारखाने। इसके अलावा कृत्रिम उद्योग, ये उद्योग विभिन्न संगठकों और को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पादन का रूप देते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग एक नया चीज़ बनाते हैं। एक देखो एक होता है प्रक्रियारी या प्रक्रमीय उद्योग। ये उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न कार्मिक चरणों से गुजरते हैं। पक्का माल बना रहे हैं देखो, जैसे चीनी या कागज़ उद्योग। फिर हो गया आपका सम्मिलित उद्योग, जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, कार और कंप्यूटर कुछ नया नहीं बना रहे हैं, पुराने पुर्जों को जोड़ के कुछ नई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं। उत्पादन कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में। निर्माण उद्योग, जैसे कि ऐसे उद्योग भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग या नहरों जैसे निर्माण में संलग्न होते हैं, इसे निर्माण कहते हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। उन उद्योगों में अभियांत्रिक तथा वास्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तृतीयक या सेवा उद्योग, जो कि सर्विस सेक्टर होता है। इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक या द्वितीयक उद्योगों के सहायक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, सिर्फ सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं, कि मतलब आपका जो बिजनेस है, आपका जो आप व्यापार कर रहे हो, उसका एक सपोर्टर कह सकते हो, सहायक बन जाता है ये, क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं
इस वर्ग में यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार या टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डिब्बाबंदी या विज्ञापन आदि शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेक इन इंडिया के बारे में बताया, आपने सुना ज़रूर होगा। ये जो बब्बर शेर यहाँ पे दिखाते हैं, ये मेक इन इंडिया वाला। तो इसमें देखिए क्या है कि ये बेसिकली भारत में निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 में बनाया गया था। मेक इन इंडिया की पहल की गई थी। मेक इन इंडिया पहल के मुख्य उद्योगों में अर्थव्यवस्था के 25 चयनित क्षेत्र जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे, 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। ये शब्द देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 25 आपके इसमें हैं। कुछ आप याद रख सको, अच्छी बात है कि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्य। वाणिज्य में दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है। पहली, वे जो माल की बिक्री अथवा विनिमय के लिए या तो उसको बेचेंगे या उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये की जाती है, जिन्हें व्यापार कहते हैं। दूसरी, वे विभिन्न सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं। सेवाएं की बात हो रही है तो उसके लिए सहायता देती हैं, इन्हें सेवाएं अथवा व्यापार सहायक क्रियाएं कहते हैं, जिनमें परिवहन, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन, पैकेजिंग और गोदाम व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं। इन सब की डिटेल अभी नीचे बताई गई है चैप्टर में। वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आवश्यक कड़ी का काम करता है। इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के अबाध प्रवाह मतलब बिना रुके प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अतः वाणिज्य को इस प्रकार से परिभाषित मतलब डेफिनेट किया जा सकता है कि ये वे क्रियाएं हैं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक से दूसरे को दे रहे हो, उसमें आने वाली जो भी दिक्कतें उनको दूर करती है। विनिमय संबंधी बाधा को व्यापार दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुँचाता है। परिवहन व्यवस्था, जैसे कि परिवहन का स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल तक ले जा सकती है। संग्रहण एवं भंडारण समय संबंधी रुकावट को दूर करते हैं। इसमें माल को गोदाम में बिक्री के समय तक रखा जाता है। गोदाम में रखे माल एवं स्थानांतरण मतलब एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना के समय मार्ग में माल की चोरी हो जाती है, कभी कभी आग, दुर्घटना, ये सब मतलब दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आदि जोखिमों से हानि हो सकती है। इन जोखिमों से माल का बीमा कर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। बिल्कुल इन सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक पूंजी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होती है। विज्ञापन के द्वारा भी आप कर सकते हो। उत्पादन एवं व्यापारी उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, तभी ताकि वे आकर्षित हो और सामान को खरीदें। अतः वाणिज्य से अभिप्राय उन क्रियाओं से हैं जो वस्तु एवं सेवाएं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त और सूचना संबंधी बाधाओं को दूर कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट इस चैप्टर में हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।